नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अजमेर से आ रही खबर, जहां पर आना सागर झील में मछलियों के मरने की खबर आ रही है। सैकड़ों मछलियां जो नदी के किनारे तैरती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि झील के किनारे सैकड़ों मछलियां तैर रही हैं। प्रदूषण स्तर के इजाफे को माना जा रहा कारण झील के किनारे एक साथ मृत मिले 19 परिंदे। मौतों से अजमेर जिला प्रशासन अनजान है। तो अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर, आना सागर झील में मछलियों की मौत का मामला सामने आया है। झील के किनारे तैरती सैकड़ों मछलियां मिली हैं और साथ में 19 परिंदे भी मरे हुए मिले हैं। प्रदूषण स्तर का बढ़ा हुआ इसकी वजह बताई जा रही है। और अभिजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अभिजीत, पहले सांबर झील में मौतों का सिलसिला था और अब आना सागर झील में क्या वजह है, क्या जानकारी है? तो मेरा सवाल यही है कि पहले सांबर झील में जिस तरह से पक्षियों की मौतों का सिलसिला चालू हुआ था, अब आना सागर झील में मछलियां मरी हुई मिली हैं, 19 परिंदे भी मरे हुए मिले, क्या वजह है? मरे हुए मिले थे। बेसिकली वो कौवे थे जो बारादरी के पास किनारे पर मरे हुए मिले थे। और प्राइमा फेसी जो जांच सामने आई है उसमें ये कारण बताया जा रहा है कि संभवतः वो जहरीला दाना खाने से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि फिर भी एहतियात के तौर पर उनका पोस्टमार्टम किया गया है। तो तमाम 19 मृत कौवों का और उसकी जांच के लिए सैंपल को भोपाल भेजा जाएगा ताकि एक्चुअल रीजन सामने निकल के आए। लेकिन प्राइमा फेसी बात निकल सामने आई है कि कौवा जो है वो जलीय जीव नहीं है, पानी का जीव नहीं है, लिहाजा उसका सांबर झील के साथ इस घटना को जोड़कर देखना तार्किक नहीं होगा। जहां तक मछलियों के मरने की बात सामने निकल के आ रही है, तो आना सागर झील में इस तरह की घटनाएं लगातार होती आई हैं, जिसके दो बड़े कारण हैं। पहला बड़ा कारण तो है आना सागर झील के अंदर जो प्रदूषण है, जो सीवरेज का पानी लगातार झील में पहुंच रहा है, उस कारण से जो है कहीं ना कहीं जो जलीय जीव है, खासतौर से जो मछलियां हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी होना एक बड़ी वजह से निकल के सामने आ सकती है। हालांकि सांबर के प्रकरण के बाद में चूंकि अजमेर जिले के 3 ऐसी गांवें हैं जहां पर सांबर झील से सीमाएं जुड़ती हैं, वहां पर कलेक्टर ने लगातार प्रकरण के बाद से ही वहां पर तमाम सर्वे किए थे। वहां पर जितनी भी डूज एंड डोंट्स की प्रक्रिया होती है उसको संपादित किया था। लेकिन आना सागर झील में जिस तरह से आज मछलियां किनारे से मरी हुई पाई गई हैं, उसके बाद फिर पर वापस रोकने लगा है कि आना सागर झील में प्रदूषण की मात्रा को नियंत्रित करना और कम से कम उसको रखना, ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इसको इस लिहाज से घटना सामने आने के बाद प्रशासन एक बार वापस से इस दिशा की ओर काम कर रहा है। लेकिन दो बातें बड़ी साफ है। कौवों की मौत के मामले में चूंकि वो जलीय जीव नहीं है, इसलिए उनकी मौत का जो प्राइमा फेसी कारण निकल के सामने आया है वो आया कि संभवतः जहरीला दाना खाने से उनकी मृत्यु हुई है। हालांकि जांच के लिए उनका विस्तार भोपाल भेजा जाएगा। लेकिन मछलियों के मामले जी लेकिन मेरा सवाल यही कि आना सागर झील में जिस तरह से मछलियों की मौत का मामला आया, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर गंदगी और प्रदूषण इसकी बड़ी वजह बताई जा रही, तो इस पे तो एक पूरा देशव्यापी अभियान भी चल रहा है, तो क्या वजह है कि इस झील को अभी तक वैसे ही नजरअंदाज किया गया? देखिए, नजरअंदाज झील को नहीं किया गया। हालांकि यहाँ पर तमाम जो प्रयास हैं, जो झील के गंदगी को और प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि देखिए सांबर प्रकरण के बाद से अजमेर आना सागर झील में भी बड़ी संख्या में सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षी जो है वो जी अभिजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आना सागर झील में मछलियों के मरने का सिलसिला जारी है। सैकड़ों मछलियां तैरती हुई नजर आई, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। पहले सांबर झील में पक्षियों के मरने की खबरें सामने आई थी, अब आना सागर झील में मछलियों के मरने की खबर सामने आई है। और अब खबर जो है झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहां पर विधानसभा चुनाव का पहले चरण का यहां पर मतदान चल रहा है। 13 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुकी है, वोटिंग चल रही है और दोपहर 3 बजे तक यहां पर वोटिंग होगी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर लोग अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं बूथों पर। सुबह से जो वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू है और 13 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में जिन विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर मतदान हो रहा है, आपको बता दें कि चतरा, गुमला, बिशुनपुर, लोहरदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा,
और भवनाथपुर विधानसभा सीट शामिल हैं, जहां पर मतदान हो रहे हैं। लोग 189 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, इनमें 15 महिला प्रत्याशी हैं और जो सबसे ज्यादा प्रत्याशी हैं, आपको बता दें कि 28 प्रत्याशी भवनाथपुर सीट पर हैं और जबकि सबसे कम की बात की जाए तो चतरा में सबसे कम जो है 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। लोग सुबह से ही लाइनों में लग के अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवा हो चाहे बुजुर्ग हों, सभी अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। और अब महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज उनकी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि शपथ ग्रहण के बाद से अब फ्लोर टेस्ट की बारी है। आज दोपहर 2 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा, जिसमें उन्हें बहुमत साबित करना होगा और ये एक बड़ी चुनौती होगी और सबकी इस पर नजरें टिकी होंगी। अब उद्धव का शक्ति परीक्षण, एक सप्ताह में दूसरा बहुमत परीक्षण। शनिवार सुबह एक सरकार बनी, कोर्ट के आदेश के बाद और बहुमत परीक्षण से पहले ही मंगलवार को सरकार गिर गई। गुरुवार को एक नई सरकार ने आकार लिया और अब शनिवार को होगा बहुमत परीक्षण। सरकार के बनने, बिगड़ने और फिर बनने की ये सियासी स्क्रिप्ट महाराष्ट्र की है। उद्धव की अगुवाई में बनी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार शनिवार को बहुमत परीक्षण की तैयारी कर रही है। ऐसे भी 3 दलों की ये गठबंधन सरकार 288 सदस्यों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 170 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस ये तीनों दल जो हमारी पार्टियां हैं और अन्य समाजवादी पार्टी, प्रहार, शेतकरी संगठना, अन्य निर्दलीय जो भी है, ऐसे कम से कम 170 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार को बहुमत परीक्षण के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया है, लेकिन शपथ के 1.5 घंटे के अंदर पहली कैबिनेट बैठक कर सीएम उद्धव ठाकरे पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वो वक्त जाया नहीं करना चाहते। बड़ी मशक्कत, कड़े इम्तिहान और खींचतान के बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंचे उद्धव ठाकरे को पता है कि महाराष्ट्र की सत्ता को संभालना हंसी खेल नहीं है, क्योंकि आगे बड़ी चुनौती है। फडणवीस सरकार महाराष्ट्र पर 4.7 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़ गई है। वहीं 2018-19 में महाराष्ट्र सरकार की देनदारियां करीब 4.14 लाख करोड़ थी। कर्ज के साथ ही राजस्व घाटा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के बजट की बात करें तो राजस्व घाटा बढ़कर 20,293 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। देश की आर्थिक राजधानी कर्ज के जाल में फंसी है, तो इधर राजनीति की बिसात पर भी उद्धव को अपने आप को साबित करना है। दरअसल जिस गठबंधन के सर्वेसर्वा उद्धव बने हैं, उसे अगले 5 साल तक बरकरार रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उद्धव भी जानते हैं कि जिस सल्तनत के वे राजा हैं, उनके पास सत्ता तो है, लेकिन चाबी किसी और के पास। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इस बीच एक दिलचस्प खबर सामने आई है। जी हां, एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी के एक सांसद से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। और दूसरे नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। खबर आपको बता दें कि लोगों का फिलहाल राहत मिल गई, बड़ी राहत मिल गई। 1 दिसंबर से सभी वाहनों के लिए फास्टैग की अनिवार्यता को फिलहाल 15 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक गाड़ियां नेशनल हाईवे के टोल को मौजूदा नियम के तहत पार कर सकेंगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फास्टैग 1 दिसंबर से हर वाहनों पर लगाना अनिवार्य कर दिया था। बता दें कि फास्टैग सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए है। अगर आपको बता दें कि स्टेट हाईवे के टोल से गुजरते हैं तो ये काम नहीं करेगा।
बता दें कि मोबाइल की तरह रिचार्ज होने वाला फास्टैग आपको गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाना होगा। इसके बिना अगर आप टोल प्लाजा पर फास्टैग वाली लेन से गुजरते हैं तो दुगुना टोल भरना होगा। वहीं टोल प्लाजा पर एक लेन ऐसी भी होगी जो बिना फास्टैग वालों के लिए होगी और उस लेन से गुजरने पर समान टोल की ही वसूला जाएगा। तो फास्टैग के जरिए अब टोल प्लाजा पर वसूले जाएंगे टोल। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है तो दुगुना टोल चुकाना पड़ेगा। फास्टैग लेने के बाद टोल प्लाजा पर वाहन नहीं रुकेंगे। फास्टैग से लोगों का समय और फ्यूल दोनों बचेगा। टोल प्लाजा पर अगर स्कैनर में खराबी आती है तो वाहन चालक को कोई पैसा नहीं चुकाना होगा। तो फास्टैग एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है। फास्टैग गाड़ी के विंडशील्ड पर लगाया जाता है। जब आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरती है तो प्लाजा पर मौजूद सेंसर फास्टैग को रीड करता है। इससे ऑटोमेटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली हो जाती है। और आपको बता दें किस गाड़ी में किस रंग का फास्टैग होगा, यह भी जान लीजिए। कार, जीप और वैन के लिए नीले रंग का फास्टैग होगा। हल्के वाणिज्य वाहनों के लिए लाल और पीला रंग होगा और बस के लिए हरा रंग का फास्टैग होगा। जबकि ट्रक की बात की जाए तो ट्रक को उसकी क्षमता के अनुसार फास्टैग का रंग मिलेगा। और अब यह जान लीजिए कि ये खरीदे कहां जाएंगे। NHAI के टोल नाके पर फास्टैग दिया जा रहा है। आप अपने निकटतम बैंक शाखा से फास्टैग ले सकते हैं। आप इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को वेबसाइट से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप कौन सा? और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाइएगा, दिखाएंगे उसके बाद सताने लगी है सर्दी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात करते हैं दौसा की, जहां पर दौसा में गांव के लोगों ने कोटा पुलिस की जमकर पिटाई कर दी है। आपको बता दें कि कोटा पुलिस किडनैपर को पकड़ने गई थी, लेकिन किडनैपर समझकर उसी को गांव वालों ने पीट दिया। आपको बता दें कि इसके बाद किडनैपिंग के आरोपी को पकड़ने पुलिस गई थी। सैंथल थाने में 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो दौसा से ये बड़ी खबर, जहां पर कोटा पुलिस को गांव वालों ने पीट दिया। किडनैपर समझकर ग्रामीणों ने उन्हें पीटा। किडनैपिंग के आरोपी को पकड़ने गई थी ये पुलिस और सैंथल थाने में 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तो खबर दौसा से, जहां पर किडनैपर को पकड़ने गई थी पुलिस, कोटा पुलिस, और गांव वालों ने उल्टा किडनैपर ही समझकर उसकी पिटाई कर दी और अब 9 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हो गया है। तो दौसा से ये बड़ी खबर, जहां पर कोटा पुलिस की पिटाई का मामला सामने आया है। गांव वालों ने किडनैपर समझकर कोटा पुलिस की जमकर पिटाई कर दी। और आपको बता दें कि कोटा पुलिस गांव में किडनैपिंग के आरोपी को पकड़ने गई थी, लेकिन उल्टा किडनैपर ही समझकर गांव वालों ने कोटा पुलिस की जमकर पिटाई कर दी और अब इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। और खबर आपको बता दें कि शादी में एक कांग्रेस ने बड़ा तोहफा दिया है और यहां पर प्याज गिफ्ट की गई है। जी हां, शादी में सबसे बड़ा गिफ्ट इस वक्त ये है, प्याज का गिफ्ट दिया गया है। संजय झा ने, लोग प्याज चोरी कर रहे हैं
जीडीपी देख जो है लोगों के आंसू निकल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं सब चंगा है। बहनों, आज मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ शादी है और इसलिए मैं ये बन ठन कर सूट वूट पहन कर मैं वहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा था कि उनको एक तोहफा में क्या दूँ, गुलदस्ते हैं, कोई दूसरा कोई गिफ्ट खरीद लूँ। लेकिन फिर मुझे याद आया कि सबसे बहुमूल्य कीमती चीज़ आज क्या हो सकता है, और मुझे मिल गए ये प्याज। मैं प्याज लेके जा रहा हूँ और आप जानते हैं कि प्याज की आज चोरी भी हो रही है। और आज का यदि आपने जीडीपी रेट देखा हो तो लोगों के आंसू गिर रहे हैं। लेकिन मोदी जी बोलते हैं सब चंगासी। भाइयों और बहनों, आज मेरे कोहरा भी छाने लग गया है, बरसात भी नहीं आ रही, और ठंड बढ़ने लगी है। और चलिए अब बात करते हैं सर्दी सताने लगी है। जी हाँ, सर्दी ने प्रदेश में दस्तक दे दी है और इसी के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में पारा जो तापमान है वो गिर गया है और लोगों को ठंड सताने लगी है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। सिरोही, आपको बता दें कि चूरू, उदयपुर और कोटा की ये तस्वीर है, जहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में सर्दी सताने लगी है। अब लोग गर्म कपड़े निकाल चुके हैं, अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। कोहरा पड़ने लगा है और लोगों को जो है तमाम जो बचाव है सर्दी से वो करने लगे हैं। आपको बता दें कि अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में बीती रात जो पारा था वो 8.4 डिग्री सेल्सियस था। बीकानेर की बात की जाए तो यहाँ पे 9.0 और चूरू की बात की जाए तो यहाँ पर 10.5 सेल्सियस था पारा और श्रीगंगानगर में 10.8 डिग्री सेल्सियस था। बाड़मेर की बात की जाए तो यहाँ पर 12.2, जबकि जैसलमेर में 11.5, जोधपुर में 12.9 डिग्री सेल्सियस था और अजमेर की बात की जाए तो यहाँ पे 15.2, जबकि वनस्थली 13.9, पिलानी की 13.3 डिग्री था यहाँ पर। सीकर की बात की जाए तो 11.5 डिग्री सेल्सियस था यहाँ पे तापमान। और सौरभ गृहस्थी ने मौसम का जायजा लिया, आइए सुनते हैं। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में सर्दी का सितम धीरे धीरे तेज होने लगा है। राजधानी में लगातार पिछले 2-3 दिनों से सर्दी एकाएक अपना असर दिखा रही है। सुबह होने के साथ ही तेज सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है और इस सर्दी के कारण अब लोगों ने अलाव जलाने शुरू कर दिए हैं, गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। और इस प्रकार से जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, हॉस्पिटल रोड पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है वो अलाव से सर्दी का बचाव कर रहे हैं। साथ ही चाय की चुस्कियों का भी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आपसे बात करते हैं, सर्दी किस प्रकार से अब लगने लगी है? सर सर्दी ज़्यादा तेज़ पड़ने लगी। सुबह सुबह सर्दी तेज़ पड़ती है, दोपहर को गर्मी पड़ती है। अच्छा, तो इसके लिए अलावा जलाना पड़ता है। गर्म कपड़े अब निकाल लिए सब? हाँ, गर्म कपड़े भी पहन रखे हैं, अंदर ऊनी स्वेटर और बाहर जरिकैन भी पहन रखी है। ये नवंबर में ही सर्दी शुरू हो गई है, कैसा मतलब दिसंबर में शुरू होती है आमतौर पर? क्या पता सर, मौसम की वजह से जल्दी सर्दी पड़ने लग गई है। अब बरसात का माहौल देखते हुए कोहरा भी छाने लग गया है, बरसात भी नहीं आ रही है। आप क्या करते हैं और सुबह कहाँ जा रहे हैं और सुबह सर्दी का एहसास ज़्यादा होता होगा? हम यहाँ जयपुर हॉस्पिटल में दिखाने आए हैं पेशेंट को। अच्छा। सुबह जब भी घर से निकले थे, दौसा से आया हूँ मैं, जब भी सर्दी का मौसम वहीं से एहसास होने लगा था। कोहरा छा रहा है, सुबह थोड़ा मौसम ऐसे ठंडा ठंडा लग रहा था, तो वैसे जैसे अब धूप निकलेगी वैसे। तो जयपुर का हाल जाना, अब चलते हैं अजमेर, जहां पर सर्दी लोगों को सताने लगी है। यहां पर भी जो तापमान है काफ़ी गिर चुका है और कोहरा पड़ रहा है। 24 घंटे में मौसम में काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और यहां पर क्या कुछ हालात रहे हैं, हमारे संवाददाता अभिजीत ने जायजा लिया। विक्षोभ का असर धार्मिक नगरी अजमेर में भी देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटों के दौरान अजमेर के मौसम में भी बड़ा परिवर्तन आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम इस वक्त आना सागर चौपाटी पर खड़े हैं और यहाँ पर सुबह के 7:30 से ऊपर का वक्त हो चुका है, लेकिन आसमान अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है और कोहरे की आगोश में ये पूरा शहर जो है वो इस वक्त घिरा हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त आना सागर झील के नज़ारे हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ इस झील के तीनों तरफ है, वो जो है कोहरे की आगोश में पूरी तरह से है और तापमान में लगातार 48 घंटों से गिरावट हुई है। 5 से 5.5 डिग्री
के तापमान की न्यूनतम तापमान की गिरावट जो है अजमेर में दर्ज हुई है, जिसके चलते एकाएक ठंड और ठिठुरन बढ़ी है, जिससे आम दिनचर्या जो है खासी प्रभावित हुई है। और सुबह के इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित वर्ग है वो छोटे स्कूली बच्चे जो सुबह जल्दी तैयार होकर स्कूलों के लिए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मौसम के एकाएक हुए परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक आना सागर झील की हम बात करेंगे, ठंड का जो मौसम में आया है नवंबर के आखिरी दिन में और दिसंबर की शुरुआत से पहले, ये ठंड का जो मौसम है इन प्रवासी पक्षियों के लिए जो जिसके लिए आना सागर झील जो है एक सैरगाह, एक आरामगाह रहती है अगले 2 से 3 महीनों के लिए। यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी साइबेरियंस और पेंगुइन्स पहुँचते हैं तो कामकाज में तो ऐसी कोई बाधा नहीं पड़ रही है, लेकिन ये है जहाँ तक तो कोटा और में भी चलते हैं, वहां पर शाकिर अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हालात हैं वहां पर, उसका जायजा लिया शाकिर अली ने। जिस सर्दी का इंतज़ार किया जा रहा था वो इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है और कोटा सहित आसपास के इलाकों में भी कड़ाके की ठंड जो है वो नज़र आ रही है। सर्दी ने जो है पूरी तरह से दस्तक दे दी है। कल रात से ही लगातार ठंडी हवाएं चल रही थी और आज सुबह का मौसम धुंधला सा है, फॉग लेकर के आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये किशोर सागर तालाब है और यहाँ पर कोहरे की चादर ये तालाब ने ओढ़ रखी है। बीच में जो जगमंदिर है, ऐतिहासिक जगमंदिर, वो नज़र नहीं आ रहा था कुछ देर पहले तक, अब जरूर धुंधला सा नज़र आ रहा है। सर्दी के आने के साथ ही लोगों में जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया है। लोगों की दिनचर्या बदल सी गई है। गर्म कपड़े जो है सभी ने बाहर अपने निकाल लिए हैं। इसके साथ साथ जो किसान धरती पुत्र इंतज़ार कर रहा था फसल के लिए कि सर्दी में जो असर फसल पर होता है वो इस बार होगा या नहीं, तो वो इंतज़ार भी जो है लगभग ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि सर्दी ने दस्तक दे दी है। नवंबर का आखिरी है और कल से दिसंबर का महीना शुरू हो जाएगा। जी, इंतज़ार ख़त्म हो गया है सर्दी का। आज कैसा लग रहा है आपको? कल रात से ही ठंडी हवाएं थी और आज सुबह कोहरा भी है। सर बहुत बढ़िया लग रहा है, सर्दी का मौसम बहुत अच्छा होता है और बिल्कुल अपन वॉक करने आते हैं तो मॉर्निंग में अच्छा मौसम, ठंड बढ़ने लगी है। आज कुछ असर देखने को मिला? बिल्कुल सर, बिल्कुल दिखने को मिल रहा है सर, बिल्कुल मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। सर्दी पड़नी भी चाहिए, सर्दी पड़ नहीं रही थी, सर्दी होनी भी चाहिए जी। और अब बात करते हैं मरुधरा के एक बेटी की जज्बे की। जी हाँ, ये बेटी कन्याकुमारी तक यात्रा पर निकली हुई है बेटियों के आत्मनिर्भरता का संदेश देने के लिए। देखिए रिपोर्ट। ये एक बेटी के हौसले की उड़ान है। मरुधरा की इस बेटी के सफर के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए आपको भी इस बेटी पर नाज होगा। बाड़मेर के बालोतरा की रहने वाली इस बेटी का नाम नीतू चोपड़ा है, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ का संदेश देने स्कूटी से कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकली है। उदयपुर से अपने सफर की शुरुआत कर नीतू जैसलमेर पहुंची। नीतू का बस यही सपना है कि बेटियां घर से बाहर निकलें और आत्मनिर्भर बने। इसके अंदर संदेश एक ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बोलते हैं हम लोग, लेकिन बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ भी इसमें ऐड होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक बेटियां आत्मनिर्भर नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होना है। तो जस्ट टू सपोर्ट फीमेल फ्रीडम दिस अभियान इज इनिशिएटेड बाय मी। जैसलमेर में हर किसी ने नीतू की इस नेक पहल की न सिर्फ सराहना की बल्कि प्रशंसा पत्र देकर जिला प्रमुख समेत कई महिलाओं ने हौसला अफजाई की। महिला के नाते सबसे पहले तो कहूँगी मुझे नीतू चोपड़ा पे गर्व है, जहाँ आज भी बच्चियों को कि व्हीकल दें नहीं दें, बाहर निकालें नहीं निकालें, अभी भी वो चैलेंजेस चल रहे हैं। उसके बीच आपने जो कन्याकुमारी तक, राजस्थान से कन्याकुमारी तक जो यात्रा का एक निर्णय लिया है, ये हमारे महिला शक्ति के लिए भी प्रेरणा की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। नीतू की इस नेक पहल पर हर किसी को नाज है। नीतू की यात्रा का अगला पड़ाव जोधपुर से जयपुर है, जहां वो सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगी। इसके बाद कन्याकुमारी तक की यात्रा पर निकलेंगी। यात्रा के हर पड़ाव पर बेटियों को आत्मनिर्भर बनने का संदेश देंगी। बेटियों के लिए एक बेटी की इस सराहनीय पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप भी जिम्मेदार माँ बाप होने का फर्ज निभाइए, बेटियों को आगे बढ़ाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए, सफलता की उड़ान के लिए उनका हौसला बढ़ाइए। न्यूज़ 18 राजस्थान